कल कहाँ तक हो गया था बाबू? आज लिखाना था ना। चलिए, तो आप लोग तो अभी कुछ समझिए है नहीं, हाँ डायरेक्ट लिखिए, लिखते लिखते समझिए। ठीक है, 2 दिन सिर्फ समझाए थे हम, है ना, 2 दिन जो है सिर्फ हमने समझाया था कि कैसे क्या मतलब क्या क्या पढ़ना है अभी, और बस यही चला था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो समझाए थे उसको लिखा देते हैं और आप लोग को लिखते लिखते जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल दो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डाल दो, चैप्टर का नाम आप लोग क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। ठीक है, चलिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। ठीक है, चलिए, और हमने आप लोगों से क्या कहा था कि जो भी क्लास में काम किया करे फेयर किया करिए। ठीक है, रफ ने बनाई जरूरत नहीं है। रफ सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में रफ नहीं बनता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्या होता है बेटा, फेयर होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में पूरी कॉपी लेकर के आइएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। तो देखिए, हमने आपको समझा दिया था जो लोग नए नए वो लोग जान लें। हमने आपसे कहा था कि जो एंट्रोपी वाला पोर्शन है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, होल्ड पे रखेंगे, इसके बारे में कोई बात अभी नहीं होगी। आपके लिए एंट्रोपी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है। ठीक है ना, जिसके बारे में आपको अभी बिल्कुल भी नहीं जानना है, ना टेंशन लेनी है। ठीक, हम लोग पहले किसको डील करेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स को। किसको डील करेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स को। तो चलिए इसमें लिखिए, लिखिए एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with various processes मतलब क्या होते हैं, प्रक्रिया। ठीक है ना, प्रक्रिया, वेरियस प्रोसेसेस of conversion of heat into work। ठीक है ना, और थर्मोडायनेमिक्स मतलब हमने आपको समझाया भी था। क्या समझाया था कि देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में आपका 2 शब्द होता है। एक होता है थर्मो मतलब हमने क्या बताया था बेटा, टेम्परेचर। ठीक है ना, और टेम्परेचर अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या दे रहे हैं सिस्टम को बेटा, हीट दे रहे हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर मतलब क्या, सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। देखिए, जिस वर्ड की हिंदी मतलब इंग्लिश आपको नहीं आएगी वो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बहुत लोग मैक्सिमम यूपी बोर्ड से होते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है समझने में। ठीक है, तो बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम भी यूपी बोर्ड से ही हैं। ठीक है ना, तो हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम आप लोग को होगी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर तो जैसे तैसे पढ़े हैं आप, लिखने की प्रैक्टिस है नहीं, तो यहाँ लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो बेटा अगर किसी सिस्टम को हम टेम्परेचर या हीट देते हैं, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन हो रहा है, और मोशन होने का मतलब क्या होता है भाई, F इज इक्वल W इक्वल टू किसको होता है, F क्रॉस S के। ठीक है ना, तो अगर S आपका चेंज हो रहा है मतलब मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वर्क डन आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है ना, मतलब क्या कि टेम्परेचर या हीट से अगर आपको क्या मिले बेटा, वर्क डन मिले। क्या मिले, वर्क डन। तो इसी प्रोसेस को हो या इसी ब्रांच को या इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो याद करना बिल्कुल नहीं, एकदम समझना है, जैसे आप समझेंगे आपको याद हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, टेम्परेचर या हीट हमारे पास होता है, उसको हम देते हैं और उससे क्या मिलता है बेटा, हमको वर्क डन मिलता है, काम होता है। ठीक है ना, जैसे इंजन आपका, भाई बाइक हम चलाते हैं, बाइक से आप लोग तो क्या साइकिल चलाते होंगे। 1 सेकंड होल्ड करिए, 1 सेकंड बेटा बस। हेलो, हाँ कितना सही है, 87 बस सही है, 87 बस सही है यार। अरे यार, तो बहुत बॉर्डर वाली सिचुएशन हो गई। 80 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। अरे 87 तो बहुत कम हो गया यार मेरा, 87 ज़्यादा कम हो गया यार। चलो नहीं ठीक है रहने दो। ठीक है चलो ठीक है, अभी बात करते हैं। ठीक है, क्लास में। ठीक है ना, चलो
चल ठीक है, चलिए तो क्या हुआ बेटा, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? हाँ क्या कह रहे थे कि हीट से जब हमको क्या मिले बेटा, वर्क डन मिले, तो इसी को हम क्या कहते हैं बताइए? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या डील करते हैं, टेम्परेचर और हीट से क्या मिलता है बेटा हमको? वर्क डन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब लिखिए, क्या लिखा आपने, क्या लिखा? हीट इंटू वर्क, हीट इंटू वर्क। सच ब्रांच इज नोन एज, such branch is known as, such branch is known as thermodynamics, such branch is known as thermodynamics, such branch is known as thermodynamics। ठीक है, such branch is known as thermodynamics। ठीक है ना, such branch is known as thermodynamics। ठीक है, चलिए आइए, अब देखिए आगे पढ़िए, अब लिखिए, चलिए अब थर्मोडायनेमिक्स के बाद बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहली इसमें हेडिंग आप डाल दीजिए जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए if A, B and C, if A, B and C, देखिए if A, B and C, if A, B and C are three THREE thermodynamical systems, are three thermodynamical systems, thermodynamical systems, thermodynamical systems, thermodynamical systems such that A and B, such that A and, देखिए अब A B किससे लिखना है बेटा? कैपिटल से लिखना है। ठीक है ना, such that A and B, A and B, A and B are in, A and B are in same thermal equilibrium, A and B are in same thermal equilibrium, A and B are in same thermal equilibrium, same thermal equilibrium, and B and C, and B and C are in, and B and C are in same thermal equilibrium, and B and C are in same thermal equilibrium, B and C are in same thermal equilibrium, then A and C, then A and C, then A and C must be in same thermal equilibrium, A and C must be in same thermal equilibrium, A and C must be in same thermal equilibrium। ठीक है, चलिए अब देखिए, that is A अगर B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B बेटा किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है? C के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब हमारा होता है A किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा बताइए? C के साथ। किसके साथ हो जाएगा? C के साथ। बात समझ में आ रहा है कि A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, B C के साथ है, तो A किसके साथ हो जाएगा बताइए? C के साथ। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब इसमें देखिए एक शब्द यूज़ हुआ है, उस शब्द को हमने कल आप लोगों को समझाया था। क्या शब्द है वो? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो कोई बताएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? बताओ, कल बताया था हमने? नहीं, हमने आपसे कहा था कि देखिए पहली बात आप ये समझिए, यूनिवर्स का वो पार्ट, ठीक है ना, यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए चूज़ करता है, वही क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम कहलाता है। यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए चूज़ करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम कहलाता है। ठीक, और
वो जो सिस्टम होता है हमारा, उसकी क्या खासियत होती है बेटा? उसकी खासियत ये होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए कि उसके 4 पैरामीटर हम पकड़ के चलते हैं। कितने पैरामीटर बताइए? 4। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। अगर किसी सिस्टम का आपने ये 4 पैरामीटर कंसीडर किया है, कौन कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। अभी देखिए एंट्रोपी के बारे में जानना नहीं है आपको, हमने आपसे कहा था कि एंट्रोपी एक ऐसा वर्ड है जिसको अभी आप सुनिए कि एंट्रोपी कुछ होता है। क्या होता है अभी आपको नहीं जानना, वो हम बताएंगे आगे, ठीक है ना? क्या होता है हम 4 तरीके से आपको एंट्रोपी बताएंगे। 4 तरीके के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं होता है, ठीक है ना? और उस 4 तरीके से कोई कंपटीशन आपको निकल जाएगा, चाहे गेट हो, चाहे जेस्ट हो, चाहे नेट हो, चाहे कोई कंपटीशन, चाहे जैम आप देंगे बीएससी के बाद, ठीक है? तो इस 4 तरीके से एंट्रोपी आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी एंट्रोपी आपको नहीं समझनी क्योंकि दूसरा पार्ट है। अभी आप क्या जान रहे हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी अगर किसी सिस्टम का हम कंसिडर करते हैं तो सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो आप पहले से जानते ही हैं, इसके बारे में कुछ बताना है नहीं। एंट्रोपी एक नया वर्ड आप लोग के सामने आया, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो आप समझ गए थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका हम क्या कंसिडर करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए, चलिए अब देखिए, अब आइए थोड़ा सा हम आप लोग को और डिटेल में समझाते हैं, ठीक है ना? तो A बराबर B के हैं, B बराबर C के हैं और A बराबर C के। हाँ, अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा कि A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि A का टेम्परेचर B के क्या है? बराबर है, और B का टेम्परेचर किसके बराबर है? C के बराबर है। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो A का टेम्परेचर भी किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। और यही बेटा हमारा क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आसान है कि नहीं? ठीक है कि A बराबर B के टेम्परेचर, B बराबर C के, तो A बराबर किसके होगा? C के। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है ना? कि 3 बॉक्सेस अगर है, तीनों का टेम्परेचर आपस में पहले का दूसरे के बराबर है, दूसरे का तीसरे के, तो पहले का तीसरे के बराबर अपने आप हो ही जाना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है? तो जीरोथ लॉ ऑफ बेटा थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करता है? टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना? चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? इसमें लिखिए, इसमें लिखिए if dq be the amount of heat, if dq be the amount of heat, if dq be the amount of heat given to the system, if dq be the amount of heat given to the system, given to the system, given to the system, such that dW, ऐसे लिखिएगा, such that dW be the work done, dW be the work done, dW be the work done, and du be the change in internal energy, and du be the change in internal energy, du be the change in internal energy, change in internal energy। फिर लिखिए then for thermodynamic equilibrium, then for thermodynamic equilibrium, then for thermodynamic equilibrium we get, then for thermodynamic equilibrium we get, क्या मिलेगा बताइए? हमको मिलता है dq इज इक्वल टू dw प्लस du, dq इज इक्वल टू dw प्लस du। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम
देन क्या देन लिखा है कि वी गेट लिखा है, वी गेट लिखा दिया, चलिए वी गेट डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, देन भी लिख सकते हैं वी गेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डी क्यू किसके इक्वल हो गया बेटा, डी डब्ल्यू प्लस डी यू के। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, क्या समझना है आपको, देखिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया है, आपने वर्ड यूज़ किया डी क्यू। डी क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है ना। आप ऐसा भी पॉसिबल है कि आप सिस्टम से हीट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं तो हमने ये माना है कि हम सिस्टम को हीट, भाई सिस्टम अगर है तो या तो उससे आप हीट लेंगे या तो हीट देंगे, दोनों चीज़ें तो एक साथ पॉसिबल है नहीं। तो हमने ये माना है कि सिस्टम को आप हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना। सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप सिस्टम पर काम करें, भाई जैसे सिस्टम काम कर रहा है वैसे तो सिस्टम पर आप काम करें, तो पॉसिबिलिटी दोनों की है, पर हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, क्या कि हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, वर्क डन हमको मिल रहा है, और फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज इंटरनल एनर्जी में बेटा क्या हो जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है, ठीक है ना। चल लिखिए इसमें, फिर आगे लिखिए दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। This is known as first law of thermodynamics. This is known as first law of thermodynamics. This is known as first law of thermodynamics. इसको थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहते हैं, पहला नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए। अब देखिए दो केस पॉसिबल हैं, जैसे हमने पहला केस आपसे क्या कहा कि सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस बेटा क्या हो सकता है, सिस्टम से हम हीट लें और सिस्टम क्या करे, या सिस्टम पर हम क्या करें, काम करें, ठीक है ना। तो आपको पता है, क्या पता है, आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा कि जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, केमिस्ट्री में तो खैर उल्टा होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो बेटा डी क्यू हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव। भाई आपका 2 रुपया था, हमने आपको 3 रुपया दे दिया, 2 रुपया आपके पास पहले से था, हमने आपको 3 रुपया दे दिया, तो टोटल बेटा कितना हो गया, 5 हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया ना। अब पहले कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 में से 2 घटाएंगे, 3 ही बचेगा ना, पॉजिटिव है कि नहीं। भाई पहले 2 रुपया आपके पास था, हमने 3 रुपये दे दिया, आपको 5 हो गया, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से जब सिस्टम को हम हीट देते हैं तो डी क्यू बेटा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक कन्वेंशन और याद कर लीजिए, क्या कि जब अभी लिखेगा नहीं, समझिए पहले, जब सिस्टम हमारा खुद काम करता है तो डी डब्ल्यू बेटा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। डी डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ आ रहा है कि डी क्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव, डी डब्ल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें, देखिए देयर आर 2 केसेस, इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देयर आर 2 केसेस, there are 2 cases, there are 2 cases, there are 2 cases, there are 2 cases, ठीक है ना। there are 2 cases, ठीक है। लिखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, चलिए देखिए केस फर्स्ट, राइट डालिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है ना। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट डाल दीजिए, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को बेटा हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सिस्टम को बेटा हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, अगर आप बेटा सिस्टम को हीट देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट डी क्यू क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, डी क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब ज़रा लिखना बंद कर दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लीजिए हमने इधर 5 लिखा, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड के पॉजिटिव इधर 5 होने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है 3 + 2,
एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है 4 - 1 है कि नहीं, 4 - 1 बन सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है, अरे 4 + 1 बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी है 6 - 1 बन सकता है कि नहीं भाई। 6 - 1 भी 5 है आपका, 4 + 1 भी 5 है, 3 + 2 भी क्या है आपका 5 है कि नहीं। बात समझिएगा इस चीज़ को, ठीक। तो अगर हम dq = dw + du कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों का सम बेटा इस तरीके से हो सकता है ये, या इन दोनों, या अगर समझिए पहले कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या पॉजिटिव है। हमने अगर सिस्टम को हीट दिया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या पॉजिटिव है। पर राइट हैंड साइड में से दोनों टर्म हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, है कि नहीं भाई। वो ऐसे हो सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन मिल करके ओवरऑल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। बात समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6 - 1 भी क्या है 5 है, 3 + 2 भी क्या है आपका 5 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -2 + 7, ये भी तो 5 हो गया, है कि नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की क्या है, पॉसिबिलिटी है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है। पर राइट हैंड साइड में जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो आइदर पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी क्या हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब आप फंस गए कि पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो हम कौन सा लेके चलेंगे फिलहाल। अगर हमने dq को पॉजिटिव लिया है तो बाकी दोनों को भी क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी देखिए दोनों की है, पॉसिबिलिटी दोनों की है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो du क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पर यहाँ देखिए du पॉजिटिव हो जा रहा है। कंपेयर अगर आप करेंगे तो एक रफ कंपैरिजन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि राइट हैंड साइड के जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दैट माइट बी पॉसिबल, दिस माइट बी पॉसिबल कि वो ये दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, पर हम नेगेटिव वाला केस नहीं लेंगे। हम ये मानेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड के दोनों वेरिएबल्स भी क्या हैं, पॉजिटिव। ये वाला केस हम लेकेचलेंगे, ये दो केस हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तब हम क्या मान रहे हैं कि dq अगर पॉजिटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग दिस फर्दर इंप्लाइज दैट dw भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। dw भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और dw अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, आपने शायद कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो dw होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, जो dw होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है, याद है किसी को, dw किसके इक्वल होता है बताइए। समझिए पहले एक छोटा सा डेरिवेशन देख लीजिए। मान लीजिए कोई पिस्टन है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई पिस्टन है, कोई पिस्टन और गैस का सिस्टम है। इसको आप क्या करते हैं, ऐसे करके प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन मान लीजिए इसकी ये थी, इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, प्रेस करके आपने इसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे कंप्रेस किया ना, कंप्रेस किया तो वॉल्यूम का कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ आपका। और प्रेशर कितना लगा रहे हैं आप, P लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन बराबर आप क्या लिखते हैं बेटा, वर्क डन बराबर होता है F × S, होता ही नहीं होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो F/A अगर हम कर दें, ठीक है ना। और एक बात आप समझिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में उसका जो चेंज हुआ है वो कितने का है, डेल्टा L का है, ठीक है ना। तो यहाँ फोर्स इंटू हम डेल्टा L लिख सकते हैं क्या भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो अगर हम यहाँ F/A कर दें तो यहाँ बेटा A × डेल्टा L करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो F/A किसके इक्वल होता है आपका, F/A होता है P के इक्वल, और A × डेल्टा L किसके इक्वल होता है, डेल्टा V के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, डेल्टा भाई। एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है भाई। एरिया में, क्षेत्रफल में अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एरिया मिलेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, P × डेल्टा V, या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए इसी को हम PdV लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते है कि नहीं। तो बेटा dw = पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P × dV। अब PdV का मतलब क्या है, देखिए फिर से, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, P, V, T और S। इसी वजह से हमने PdV में क्या किया है, चेंज किया है, इसको समझने के लिए, ठीक है ना। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या कहते हैं, P, V, T और S थे। तो वर्क डन को किस में चेंज किया हमने, P × dV में, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई। वर्क डन बराबर इसके है, वर्क डन पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव हो गया। चलिए अब देखिए,
चलिए अब देखिए, अब देखिए तो PdV बराबर पॉजिटिव के हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रेशर तो नेगेटिव वैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं, प्रेशर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो dV को भी क्या होना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। प्रेशर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव मिलेगा हमको भाई। प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है कि नहीं। तो प्रेशर बेटा नेगेटिव हो नहीं सकता, प्रेशर हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो dV को भी क्या होना पड़ेगा हमको, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और dV के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, dV के पॉजिटिव होने का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या है, पॉजिटिव है भाई। dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज है। तो चेंज इन वॉल्यूम बेटा अगर हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, चेंज जब भी आपका पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल से क्या है, ज़्यादा है। आपके पास 2 रुपया था, हमने आपको 3 रुपये दे दिया, 5 रुपया हो गया। तो 2 से कहाँ गया, 5 पे गया ना। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपकी, 2 रुपये की थी, हमने आपको 5 रुपये दे दिया। तो 5 माइनस 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया ना। तो 3 क्या है आपका, पॉजिटिव है कि नहीं। मतलब dV इज इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि सिस्टम हमारा V1 से कहाँ जा रहा था, V2 की तरफ जा रहा था। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी उसकी, V1 थी, फाइनल वॉल्यूम कितनी थी बेटा, V2 थी। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि V2 की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, V1 से। और अगर V2 हमारा V1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लिख डालिए। चलिए बात समझ में आई कि अगर चेंज इन वॉल्यूम हमारा पॉजिटिव है मतलब V2 किससे बड़ा है बेटा, V1 से बड़ा है। और V2 अगर V1 से बड़ा है मतलब सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। चलिए छाप दीजिए, जल्दी छापिए। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को, जल्दी बताइए। कोई डाउट है यहाँ तक, बहुत आसान है, सब बच्चों वाली चीज़ है। चलिए फिर अभी आपको बताते हैं, क्या बताते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। यहाँ तक कि कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। और जब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करता है, इसी कंडीशन को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा इसको, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। भाई आप ऐसे देखिए ना, मान लीजिए किसी पिस्टन में कोई एक किसी पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम लीजिए, मान लीजिए इसी में गैस भरा हुआ था, ठीक। अब गैस अगर खुद काम करेगा तो पिस्टन को ऊपर लेकर के जाएगा, ले जाएगा नहीं, पहले यहाँ था अब यहाँ लेकर के चला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम देखिए इंक्रीज किया ना, पहले वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब सिस्टम काम करता है बेटा तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए DW हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ये बात याद कर लीजिएगा, एकदम समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक कहानी तो ख़त्म हो गई, आइए दूसरी कहानी देखते हैं। आइए तो क्या समझ में आया बेटा, वो समझ में आया कि DW अगर पॉजिटिव होता है हमारा, DW बेटा अगर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है, DW अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम है, ठीक है। अब चलिए समझिए, एंड अगर हम
डी यू को भी क्या ले लें, पॉजिटिव। हमने यहाँ से पहले ही कहा था कि अगर डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू के। तो अगर एक को आपने पॉजिटिव लिया है तो दूसरे को भी क्या लेना है, हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो डी डब्ल्यू भी पॉजिटिव लिया हमने, और डी यू इज इक्वल टू भी क्या ले लिया बेटा, पॉजिटिव ले लिया, ठीक। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला आप लोग के सामने हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसका डेरिवेशन आपको कुछ दिन के बाद हम कराएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी तो आप पहले से जानते थे। जो डी यू होता है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, उसकी बेटा वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसकी वैल्यू होती है एम सी वी डी टी के। किसके इक्वल होती है, एम सी वी डी टी के, ठीक है ना। अब देखिए यम क्या है, यम बेटा हमारा होता है क्या, मास। जैसे एक फॉर्मूला आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। यम क्या होता है बेटा, मास होता है। यस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। और डेल्टा थीटा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है भाई, सबने पढ़ा होगा, एम एस डेल्टा थीटा पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना भैया। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एम एस डेल्टा थीटा करके पढ़ा होगा, ठीक है ना। या एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम इन टू एल। हाई स्कूल में पढ़ा नहीं पढ़ा है, ये भी पढ़ा होगा, एम एस डेल्टा थीटा, ठीक है ना। ये विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, है ना। इस पे इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं पहले ही बताइए, सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ये कब यूज़ होता है, ये कब यूज़ होता है, एम एस डेल्टा थीटा कब यूज़ होता है, और एम एस एम इंटू जेल कब यूज़ होता है, बताइए कब कब यूज़ होता है। नहीं, चलिए इसको हम एक दिन समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर हमने लिखा है ऐसे, एम सी वी डी टी। मास की जगह पे मास है आपका, ठीक है ना, और डेल्टा थीटा की जगह पे क्या है बेटा, डी टी है। डी टी क्यों लिखते हो अभी मैं आपको समझा देंगे, ठीक। और एस की जगह पे बेटा क्या है, सी वी है। सी वी क्या होता है, देखिए, हाँ, क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं कहते हैं इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये तो सबको याद होता है, याद है ना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो सी पी क्या होता है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आर क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है। सी माइनस सी वी किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो एम सी वी डी टी किसके इक्वल हो जाता है आपका, देखिए अब समझिए, एम सी वी डी टी। अभी आप याद कर लीजिए, क्या याद कर लेना है आपको, कि डी यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम सी वी डी टी के। ये कैसे होता है ये हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो एम सी वी डी टी किसके इक्वल होता है बताइए। ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक। और एक बात आप जानते हैं, क्या जानते हैं, मास आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है। सिस्टम का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो नेगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर नेगेटिव है नहीं तो जाहिर सी बात है डी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है डी हमारा क्या है बाबू, पॉजिटिव है। डी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और डी अगर हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वही T2 माइनस T1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। और T2 माइनस T1 अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, T2 किससे बड़ा है, T1 से। और T2 अगर T1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या कर रहा है बेटा हमारा, इंक्रीज कर रहा है। लिख डालिए, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। छाप डालिए, छाप डालिए, छाप डालिए, उसके आगे। आसान है कि नहीं। देखिए, जहां हम आपसे कह रहे हैं कि अभी याद कर लीजिए तो आप याद कर लीजिए, जैसे ही उसको समझने की बारी आएगी आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी टेंशन के बातें पढ़ते जाइए अभी, और 10 मिनट जाके बस रिवाइज किया करिए।
ठीक है बेटा, तो T2 किससे बड़ा हो गया हमारा, T1 से बड़ा हो गया, इसको हम क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब केस सेकेंड बेटा क्या हो जाएगा बताइए, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, तो अगर सिस्टम से हीट आप ले रहे हैं, टेकन फ्रॉम द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, वो केस आप लोग खुद से करेंगे। क्या करना है, डी क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव कर देना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव कर देंगे आप। ठीक है, और वैसे ही डिस्कशन करना है, तो पी डी भी नेगेटिव हो जाएगा आपका, पी डी भी नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डी बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वी टू इज लेस देन वी वन हो गया, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। सिमिलरली डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव अगर हो गया तो एम सी वी डी टी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। मास आपका पॉजिटिव होगा, सी वी पॉजिटिव होगा, तो इसको नेगेटिव होने के लिए डी टी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो डी टी नेगेटिव है मतलब टी टू माइनस टी वन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो टी टू इज लेस देन क्या हो जाएगा, टी वन का, मतलब टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कर डालिए खुद से इसको। हाँ, तो प्रेशर पॉजिटिव होगा, प्रेशर तो क्या मतलब है भाई, राइट हैंड साइड हमको नेगेटिव चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस। तो अगर प्रेशर पॉजिटिव है तो सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, बाकी दोनों तो होना ही नहीं है। प्रेशर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बाकी दोनों कंडीशन प्रेशर नेगेटिव हो जा रहा है भाई। पी डी भी बराबर नेगेटिव ले रहे हैं बेटा हम ना, पी डी बराबर नेगेटिव ले रहे हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी है कि प्रेशर पॉजिटिव हो, प्रेशर नेगेटिव हो, प्रेशर नेगेटिव हो। तो प्रेशर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, अरे सॉरी वो तो पॉजिटिव होता। हाँ छोड़ दो इसको, अभी ये पॉसिबिलिटी बच रहा है तुम्हारे पास, ये पॉसिबिलिटी बच रहा है, ये पॉसिबिलिटी बच रहा है। चलिए जल्दी करिए, आसान है कि नहीं, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। शॉर्ट में जैसे आप सोचिए, जल्दी बस लिख लीजिए। शॉर्ट का मतलब क्या समझिएगा, अब ये नहीं घर पर जाके इतना शॉर्ट हो गया समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हैं। शॉर्ट का मतलब ये नहीं इतना शॉर्ट हो गया समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हैं। तुमको इतना नींद आ रहा है आज, चलिए तुम लोग सुबह 6 बजे आ गए थे, चल तुम मैथ्स नहीं पढ़ती हो क्या, ये बात समझ में है कि नहीं है आप लोगों को, बताइए एकदम क्लियर है, क्लियर है कि ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर मतलब सब गायब हो जाता है, और क्लियर मतलब समझ में आता है। बताइए क्या है, क्लियर है कि ऑल क्लियर है, क्या समझाते हैं। तुम तो सो रही थी ना आराम से, कैसे समझ में आएगा, नींद में रहोगे कैसे समझ में आएगा, जगी रहोगी तब ना समझ में आएगा। चलिए बेटा जगी रहा करो तब समझ में आएगा। और किसी कोई डाउट है, तुमको जी कोई डाउट है, चलो एक बार तुम पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तुम समझा देंगे, ठीक है। और थोड़ा जगी रहा करो यार, नींद में हो आता तो क्या समझ में आएगा। अच्छा अच्छा, कहाँ पड़ता है तुम लोग घर, पिपराइच कितना दूर है यार, पिपराइच कौन दूर है, पिपराइच यहाँ से कितना है, 20-25 किलोमीटर होगा। अच्छा घर पे काम ज़्यादा था, अच्छा कोई बात नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग को क्या हो गया होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सीधी सी बात है भैया, सिस्टम को अगर आप हीट देते हैं तो वो हीट देखिए दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट सिस्टम कुछ काम करता है और एक पार्ट क्या कर लेता है, सिस्टम कुछ रख लेता है। जैसे मान लीजिए 5 रुपये हमने आपको दिया, 3 रुपये आप खा गए, 2 रुपये बचा लिए, तो जो 3 रुपये आप खा गए वो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। जो 2 रुपये आपने बचाया हो गया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। चलिए आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट आप लोग बताते हैं। चलिए उसी पे आज क्लास खत्म हो जाएगी, 5 मिनट लगेगा, चलिए समझा देते हैं। चलिए तुम बेटा इसको पहले खुद से पढ़ना, ठीक है ना, नहीं समझाएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी डाउट, ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद आप पूछ नहीं सकते हैं, तो कोई अगर डाउट आपको रहता है पिछले दिन का, क्लास खत्म होने के बाद पूछ लिया करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है।
आए? हाँ हाँ, कल मेरी क्लास रहेगी। क्या हुआ? कल अभिनव सर की क्लास रहेगी। हाँ, सेमीकंडक्टर वाले सर। हाँ, अब्दुल नाम है? अब्दुल नाम नहीं, अभिनव नाम है। अरे यार, तुम तो पूरा उनका वो पंडित भी हैं वो, बताओ। तुम तो पूरा मारोगे उनका, वही चेंज कर दोगी। धर्म भी चेंज की तो इतना भयंकर है, पंडित को सीधे मुसलमान बना दिया। चलिए अब समझिए, देखिए अब समझिए। पहले हमने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी क्यू किसके इक्वल होता है बेटा? डी डब्ल्यू प्लस डी यू के, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि जितनी एनर्जी हम दे रहे उतनी एनर्जी हमको मिल जा रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। और जीरोथ लॉ किसके बारे में बताता था? टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर फंडामेंटल है कि एनर्जी? टेम्परेचर फंडामेंटल है। इस वजह से फर्स्ट लॉ को से पहले क्या पढ़ते हैं हम? जीरोथ लॉ पढ़ते हैं। देखिए कल हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिटेल में समझाया था, आज फिर से समझ लीजिए। जो जीरोथ लॉ था वो फर्स्ट लॉ के बाद डिस्कवर हुआ था, पर जीरोथ लॉ में किसकी बात की गई थी बेटा? टेम्परेचर की बात की गई थी, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या है? एनर्जी से ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है भाई। पहले टेम्परेचर आप पढ़ते तब ना एनर्जी आपकी आती है। बात समझिएगा कि जब आप फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, मास, टाइम, लेंथ, उसमें एक टेम्परेचर भी आता है कि नहीं आता है? तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है बेटा? बेसिक क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो भले ही फर्स्ट लॉ के बाद डिस्कवर हुआ था वो, पर क्योंकि वो एक बेसिक क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता था तो हम फर्स्ट लॉ के बाद उसको नहीं रख सकते थे। कहाँ रखना चाहिए था? फर्स्ट लॉ के पहले। पर अब क्योंकि इसको फर्स्ट लॉ हम लोग नाम दे चुके थे तो फर्स्ट से पहले बेटा क्या आता है? ज़ीरो। इसलिए उसका क्या नाम देना पड़ा? ज़ीरो। क्योंकि एनर्जी से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? जीरोथ लॉ कहते हैं, ठीक। पर वो तो चले बात की बात है। ये जो था ये आपका एक्चुअल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं था। अब एक्चुअल फॉर्म क्या था? आइए आपको ज़रा हम एक्चुअल फॉर्म समझाते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्चुअल फॉर्म क्या था। चलिए देखिए, मान लीजिए आप कहाँ रहते हैं? गोरखपुर में रहते हैं, ठीक है। और गोरखपुर से बेटा कहाँ जाना हो आपको? दिल्ली जाना हो। कहाँ जाना हो? दिल्ली जाना हो। गोरखपुर से कहाँ जाना हो? दिल्ली जाना हो, ठीक। चलिए अब देखिए, तो मान लीजिए गोरखपुर से आपको दिल्ली जाना है, तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं? फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, रिक्शे से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, है कि नहीं भाई? जा सकते हैं, पहुँचे ना पहुँचे बात की बात है, जा सकते हैं, है ना। हिम्मत करके जा सकते हैं, पहुँचे ना पहुँचे बात की बात है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के कई सारे रास्ते पॉसिबल हैं। वैसे ही थर्मोडायनामिक्स जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो एक स्टेट से, इसको स्टेट मान लिया हमने, क्या है? एक अवस्था क्या है? ए है, एक स्टेट ए है। ए से बी तक जाने के लिए कई सारे प्रोसेस क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं। कई सारे प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? पॉसिबल होते हैं। ए से बी तक जाने के लिए कई सारे प्रोसेस हमारे क्या होते हैं बेटा? पॉसिबल होते हैं। ए से बी तक जाने के लिए कई सारे प्रोसेस बेटा हमारे क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, 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 ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिए। मान लीजिए आपको गोरखपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है। मान लीजिए फ़्लाइट से गए आप, तो फ्लाइट से गए हैं तो बेटा पैसा जो है वो क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। पर जो काम है वो आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मतलब थकान क्या होगी? आपको कम होगी, है कि नहीं। ट्रेन से आप जा रहे हैं, पैसा कुछ कम लगेगा, काम क्या हो जाएगा? कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। पैदल अगर आप जा रहे हैं तो पैसा बेटा कुछ नहीं लगना है, काम जो है वो पूरा करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब आप किसी स्टेट ए से किसी स्टेट बी पर जाते हैं तो आप करते क्या हैं? आप सिस्टम को हीट देते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन उससे क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक रास्ते से आप गए तो Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो W1 वर्क डन आपको मिला। दूसरे से आप गए तो Q2 अमाउंट से क्या मिला आपको? W2 मिला। तीसरे से गए तो Q3 से क्या मिला बेटा? W3 मिला। और चौथे से गए तो Q4 से क्या मिला? W4 मिला,
ठीक है ना। तो Q1 W1, Q2 W2, Q3 W3, Q4 W4, मतलब 4 प्रोसेस के थ्रू आप A से B तक क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है ना। और हर प्रोसेस में जो एनर्जी दे रहे हैं वो कितनी है, Q1, Q2, Q3, Q4, और वर्क डन कितना कर रहे हैं आप, W1, W2, W3, W4। जैसे यहाँ पर है पैसा खर्चा कर रहे हैं आप, भाई हर रास्ते में आपका अलग अलग पैसा खर्चा होगा, और अलग अलग पैसा खर्चा होने की वजह से अलग अलग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अलग लेवल की आपको क्या होगी, थकान होगी। बात समझिए, ठीक। चलिए अब देखिए, अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि स्टेट ए से जब हम स्टेट बी पर जा रहे हैं, स्टेट ए से कहाँ जा रहे हैं, स्टेट बी पर जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यार हर प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट हमारा क्या है, डिफरेंट है, हर प्रोसेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्या कि भले ही हर प्रोसेस के लिए ये सब क्वांटिटीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, पर एक चीज़ क्या है, फिक्स है। वो क्या फिक्स क्वांटिटी थी, वो थी इनका डिफरेंस। मतलब चाहे हम प्रोसेस 1 से जाएं, चाहे प्रोसेस 2 से जाएं, चाहे प्रोसेस 3 से जाएं, चाहे प्रोसेस 4 से जाएं, ये जो डिफरेंस था वो हर प्रोसेस के लिए बेटा क्या था, सेम था। हर प्रोसेस के लिए बेटा क्या था ये डिफरेंस, बताइए, सेम था। हर प्रोसेस के लिए ये डिफरेंस आपका क्या था, सेम था, ठीक है ना। मतलब क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि A से B तक जाने के लिए भले ही हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, पर अगर ये डिफरेंस हमारा सेम है, मतलब ये डिफरेंस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। भाई आप किसी भी प्रोसेस से जा रहे हो, पहुंच तो आप एक ही जगह रहे हैं ना। भाई गोरखपुर से दिल्ली, आपको दिल्ली ही जाना है, आप किसी भी रास्ते से जाइए, जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर। अगर प्रोसेस पे डिपेंड करता तो क्या ये डिफरेंस आप आपस में इक्वल हो पाता, क्या नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बेटा वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे। और इसी स्टेट डिपेंडेंस को लोगों ने कहा कि भैया अब स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो किसी स्टेट के लिए क्या होगी, फिक्स होगी। तो अब इसका क्या नाम दें, तो लोगों ने कहा कि इसका नाम हम देंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या नाम देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इन जनरल फॉर्मूला बेटा क्या लिखते हैं हम लिखते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा। ये एक्चुअल फॉर्म ऑफ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, कि Q और W का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, U के इक्वल होता है। इसको आप मॉडिफाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू कर दीजिए इसको। भाई डेल्टा यू लिखिए चाहे डी यू लिखिए, बात वही है कि नहीं, बात समझिएगा। तो एक्चुअल फॉर्म बेटा क्या था, ये था। और जो आप पढ़ते हैं, जो आप लिखते हैं, वो कौन सा फॉर्म होता है, डिराइव्ड फॉर्म है ना। बात समझ आई कि नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है ना, कि जो इंटरनल एनर्जी थी वो किसका फंक्शन थी, वो स्टेट का फंक्शन थी। और किसके इक्वल थी, वो हीट और वर्क डन के डिफरेंस के। और वो हर प्रोसेस में क्या थी बेटा, सेम थी। चाहे आप प्रोसेस 1 के थ्रू जाएं, चाहे 2 के थ्रू जाएं, चाहे 3 के थ्रू जाएं, चाहे 4 के थ्रू। बात समझ में आ रहा है, चलिए। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए, क्यों, क्योंकि जीरोथ लॉ में किसकी बात होती है, टेम्परेचर की। और वो डिस्कवर किसके बाद हुआ था, फर्स्ट लॉ के बाद हुआ था। पर हम फर्स्ट लॉ के बाद रख नहीं सकते थे क्योंकि बेसिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता था, तो फर्स्ट से पहले रखना था। तो फर्स्ट से पहले बेटा क्या आता है, जीरो, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या नाम देते हैं उसको, जीरो नाम देते हैं, ठीक। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ आपने पढ़ लिया आज। कल हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कल नहीं, अब जब भी नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्या करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी हम लोग 2 तरह का प्रोसेस जानेंगे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर और आगे बढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज ही क्लास में कोई डाउट अगर आप लोग को होगा तो आप लोग क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, मुलाकात कब होगी आप लोगों से, अब होप सो मंडे, ठीक है ना, होप सो मंडे। चल
कोई डाउट हुआ करे बेटा पूछ लिया करो, ठीक है ना, क्लास के बाद पिछले दिन का डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।